नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आभा राठौर सिंह है। आज हम बात करेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस लेने में तकलीफ होना। जैसा कि लोग कॉमनली समझते हैं कि अगर हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, लंग्स में प्रॉब्लम होना भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का एक कॉमन रीज़न होता है। लेकिन लंग्स के अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इनमें से कुछ रीजंस है, जैसे कि सबसे पहला तो रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स में या नोज में कोई प्रॉब्लम होना। फिर चेस्ट वॉल यानी कि अपनी छाती की मांसपेशियों में, रिब्स में कोई इशू होना, कोई प्रॉब्लम होना। फिर कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट और हार्ट की ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना। हेमाटोलॉजिकल यानी कि ब्लड और ब्लड के कोई डिसऑर्डर्स हो, उन केसेस में भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। फिर एब्डोमिनल कॉजेज यानी कि पेट के रीजंस। फिर साइकोजेनिक कॉजेज यानी कि अपने दिमाग के रीजन, कोई मेंटल इलनेसेस होती हैं उनमें भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में एनाफिलैक्सिस मतलब किसी भी चीज़ को लेकर हमें अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस केस में भी हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब हम एक एक करके इन रीजंस को डिटेल में समझेंगे ताकि हम इनको अपने लेवल पे कैसे प्रिवेंट कर सके, ये समझ सके। पहले हम जानेंगे कि डिस्निया होता क्या है। डिस्निया यानी कि सांस फूलना। सांस फूलना बेसिकली एक फीलिंग होती है जिसमें कि हमें यह महसूस होता है कि हम अपने लंग्स में, फेफड़ों में एडिक्वेट एयर इनहेल नहीं कर पा रहे, हम अच्छे से सांस अपने लंग्स में नहीं ले पा रहे। इसके साथ में हमें छाती में जकड़न भी महसूस होती है। इसको हम सांस फूलना बोलते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक्यूट, क्रॉनिक और पीएनडी। एक्यूट डिस्निया तब होता है जो कि अचानक से शुरू होता है और कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक ही लास्ट करता है। क्रॉनिक डिस्निया होता है जो कि इंसान को, जो पेशेंट होता है उसको अक्सर होता रहता है और 3 to 6 वीक्स तक लास्ट करता है। और लास्ट में पीएनडी। पीएनडी यानी कि पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। नॉक्टर्नल यानी कि रात में। इसमें ज़्यादातर हमारा सांस तब फूलता है जिस टाइम पर हम सो रहे होते हैं। हमारा सांस इतना फूलना शुरू हो जाता है कि उसकी वजह से हमारी नींद खुलती है और हमें उठ के बेड से बाहर खुली हवा में जाना पड़ता है। तो बेसिकली डिस्निया इन 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी कॉजेज, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि सांस लेने वाले ट्रैक से रिलेटेड कॉजेज। अपर रेस्पिरेटरी कॉजेज यानी कि हमारे नोज और फेरिंग्स से रिलेटेड कॉजेज। इसमें ज़्यादा कॉजेज नहीं होते हैं, बेसिकली बलगम की वजह से नाक का ब्लॉक हो जाना या फिर नाक या गले में कोई फॉरेन बॉडी फंस जाना, इसकी वजह से भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। फिर आता है एस्थमा। एस्थमा एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसके बारे में मोस्टली लोगों को पता होता है। लेकिन एस्थमा होता क्या है? एस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें कि हमारे एयरवेज हमें के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। एयरवेज बेसिकली क्या होते हैं? जो हमारी सांस की नली होती है, ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे जाके लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड होता है, जिस नली को हम ब्रोंकस बोलते हैं। ट्रेकिया नाम का एक बड़ा पाइप होता है, वो आगे जाके लेफ्ट और राइट ब्रोंकस में डिवाइड होता है जो कि लंग्स में एंटर करता है। और ये ब्रोंकस फर्दर छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड होता है जो कि ब्रांचिंग के थ्रू मल्टीपल पाइप्स में डिवाइड होता है। ऐसे ब्रांचेस बनती है जिन्हें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स के एंड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक थैली फॉर्म हो जाती है जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे एयरवे में आता है सबसे पहले ट्रैकिया, फिर लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, फिर वो आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और वो एंड में एल्वियोलाई बन जाते हैं। तो ये जो एयरवे होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, इनमें किसी भी एलर्जिक कंडीशन की वजह से, एलर्जी की वजह से सूजन आ जाना। एस्थमा बेसिकली एक एलर्जिक कंडीशन है जिसमें कि इन एयरवेज में सूजन आ जाती है, एयरवेज फूल जाता है और उनके फूलने की वजह से उनका जो रास्ता है, जो पाइप के अंदर की जो नैरो होती है जिसके अंदर एयर पास होती है, वो कम हो जाती है स्पेस। तो स्पेस की कम हो जाने की वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बेसिकली एस्थमा में हमारे जो एयरवेज है वो नैरो हो जाते हैं। एयरवे के ट्रैक्ट के सूजने की वजह से एयरवेज नैरो हो जाते हैं और उसमें ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होता है जो कि उसमें फंस जाता है,
जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। एस्थमा ज़्यादातर सीजनल होती है। जब भी सीज़न बदलता है, गर्मी से सर्दी की तरफ जाता है या सर्दी से गर्मी की तरफ जाता है, उस टाइम पर ज़्यादातर लोगों का एस्थमा एग्रीवेट होता है। और ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है कि आपको पता लग गया कि हाँ भी मेरा एस्थमा अब शुरू हो रहा है, आप दवाई लेना शुरू करें तो इसकी सीरियसनेस को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को इग्नोर करें या अचानक से कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलर्जन आकर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी प्रोड्यूस हो सकती है, जिसे कि हम स्टेटस एस्थमेटिकस बोलते हैं। ये एस्थमा का बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है, लेकिन बहुत रेयर देखा जाता है, बहुत कम पेशेंट्स में देखा जाता है। मोस्टली एस्थमा घर पे मेडिसिन के थ्रू मैनेज हो जाता है। फिर आता है सीओपीडी। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये ज़्यादातर जो होता है ये इन्फेक्टिव इटियोलॉजी की वजह से होता है, ये किसी भी टाइप के इन्फेक्शन की वजह से होता है। और सीओपीडी एक बार अगर पेशेंट को हो जाए तो वो रिवर्सिबल नहीं होता। इसमें जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, स्पेशली ये लास्ट लास्ट के जो एल्वियोलाई होते हैं, इनमें इन्फेक्शन की वजह से ये टूट जाते हैं और ये इनका सारा फ्लूइड वगैरह बाहर लंग्स में आ जाता है और ये पूरा इन्फेक्शन से खराब हो जाते हैं। तो ये कंडीशन एक बार लंग्स रीच कर जाए कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और हम उसे टाइम पे ट्रीट ना करें, तो वो अल्टीमेटली सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये रिवर्सिबल नहीं होता है। ये एक बार हो गया तो ये हो गया, फिर जब भी सीजन चेंज होगा या कुछ होगा तो पेशेंट को हमेशा तकलीफ होगी। कभी भी पेशेंट ज़्यादा पॉल्यूशन के एरिया में चला जाएगा तो पेशेंट को हमेशा तकलीफ होगी और हमेशा मेडिसिन लेनी पड़ेगी। फिर आता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। इंटरस्टिशियम बेसिकली होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि लंग्स में हमारे एयरवेज होते हैं। अब उस एयरवेज के बीच में जो स्पेसेस होती है, जिसमें कि हमारा टिश्यू होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होती है, उसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो कई बार लंग्स के इंटरस्टिशियम में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। ये भी मेडिसिन के थ्रू अर्ली स्टेजेस में काफ़ी इजीली ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगेन अगर ये बहुत एडवांस हो जाए, अगर आप शुरुआत में बीमारी को इग्नोर करें और ये आगे जाके सीवियर हो जाए, तो ये एक तरह से रिवर्सिबल हो जाता है। तो बेसिकली हमारे जो रेस्पिरेटरी कॉजेज हैं वो हमारे या तो हमें हमारे नोज में कोई ना कोई फॉरेन बॉडी या गले में फॉरेन बॉडी जा सकती है, या फिर बलगम जम सकता है, या फिर एस्थमा की वजह से हो सकते हैं जो कि एलर्जिक कंडीशन है, या फिर सीओपीडी की वजह से हो सकते हैं जो कि रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। ध्यान दीजिए, एक बार इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो आपके लिए सीओपीडी नहीं है, पर अगर आप उस इन्फेक्शन को इग्नोर करते हैं या ट्रीटमेंट पूरा नहीं लेते हैं तो वो आगे चल के सीओपीडी में कन्वर्ट हो सकता है। और या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, यानी कि जो हमारा लंग का पैरेन्काइमा है, जो एयरवेज की बीच की स्पेस है, अगर उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए तो इन सब रीजंस की वजह से हमारी सांस फूल सकती है। फिर आता है चेस्ट वॉल कॉजेज। चेस्ट वॉल बेसिकली क्या होती है? चेस्ट वॉल हमारे चेस्ट वाला पोर्शन होता है जिसमें कि हमारे रिब्स आते हैं, कुछ मसल्स आती हैं, कार्टिलेज आते हैं, जो रिब्स के बीच में कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज आते हैं, और प्लूरल मेम्ब्रेन आती है जो कि चेस्ट वॉल को अंदर से कवर करती है और लंग्स को भी कवर करती है। तो बेसिकली इसके कॉजेज न्यूरोमस्कुलर वीकनेस की वजह से हो सकते हैं कि अगर हमारे जो मसल्स है उनमें किसी टाइप की वीकनेस हो किसी बीमारी की वजह से, तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कि मसल्स में अगर वीकनेस होगी तो वो हमारे लंग्स के एक्सपेंशन को प्रॉपरली अलाउ नहीं करेगा और हमारे लंग्स प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। या फिर चेस्ट वॉल के जो मैंने बताया कि मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज है, रिब्स है, या फिर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाना। तो अगर चेस्ट वॉल के मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो उसे हम प्लूरिसी बोलते हैं, या फिर चेस्ट वॉल के कार्टिलेज में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस बोलते हैं। और चेस्ट वॉल में जो मेम्ब्रेन है, छाती में बेसिकली अगर पानी भर जाता है तो फिर उसे हम एम्पायमा बोलते हैं। उस केस में भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर कॉजेज। कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल से रिलेटेड। कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी बेसिकली वो ब्लड वेसल होती है जो कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ब्लड वेसल्स में जो आर्टरीज होती है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, जिससे कि उन्हें
एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और वो अपना काम कर सकते हैं। ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी एक आर्टरी है जो कि हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड, उसको हार्ट को ऑक्सीजन देती है ताकि हार्ट अपना पंप करता रहे। तो अगर इस आर्टरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ब्लॉकेज हो जाती है, तो फिर हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है, जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। दूसरा रीजन है कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट में ही कोई प्रॉब्लम होना या हार्ट की मसल्स में कोई वीकनेस होना या कोई इन्फेक्शन होना या कुछ भी परेशानी हार्ट की मसल्स में होती है, तो हम उसे कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उस केसेस में भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। फिर एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एक हार्ट रेट होता है, वो हार्ट रेट अगर कम हो जाए या बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हमारे हार्ट में एक नोड होती है जो कि इस इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करती है, जो कि इस हार्ट को बीट करने में हेल्प करती है। तो उन नोड्स के या इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जनरेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में हमारा हार्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजिकल कॉजेज यानी कि ब्लड से रिलेटेड कॉजेज। तो बेसिकली ब्लड का क्या रोल होता है, जैसा कि हम जानते हैं हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज। तो इन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का कैरियर मॉलिक्यूल है, यानी कि ये ऑक्सीजन को लंग्स में से लेता है अपने अंदर और ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मसल्स में, ऑर्गन्स में या जहाँ भी इसकी ज़रूरत है उसे सप्लाई करता है और वो ऑर्गन इन टर्न अपना काम करता है। तो ब्लड जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन को लंग से लेकर अपनी अपनी जगहों पे पहुंचाता है ताकि बाकी अपनी बॉडी फंक्शन कर सके। तो ब्लड में अगर कोई परेशानी होती है तो उसकी वजह से भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो सबसे पहला कॉज है अनीमिया। अनीमिया यानी कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का ही कम होना। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा बाकी ऑर्गन्स में। दूसरा मिथ हीमोग्लोबिनीमिया। मिथ हीमोग्लोबिन बेसिकली एक कंपाउंड होता है जो कि हीमोग्लोबिन से बनता है, जो कि जब बन जाता है, जो यूजुअली उन लोगों में होता है जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं या फिर कुछ मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट में हो जाता है। तो जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनमें एक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जो कि हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और मिथ हीमोग्लोबिन क्रिएट करता है। तो जो मिथ हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन का कैरियर नहीं होता, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। तो हमारे ब्लड में इनफ हीमोग्लोबिन होते हुए भी हमारा ब्लड इनफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है, काफी कॉमन टर्म है और बहुत लोग इस टर्म को ऑलरेडी जानते हैं। ये एक गैस होती है जो कि अपने जो फ्यूल्स है जो हमारी गाड़ी में यूज होते हैं, पेट्रोल डीजल, इनके इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है और एयर में रिलीज होता है। इवन पोल्यूशन के टाइम जो काफी कॉमनली गैस जो हमें हार्मफुल इफेक्ट्स हमें हमारे शरीर में लाती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है। प्लस सर्दियों के टाइम कुछ लोगों की आदत होती है कि पूरा कमरा बंद करके हीटर चलाना, उस केस में भी इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन ऑक्साइड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है और ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने नहीं देती। तो अगेन हमारे ब्लड में इनफ हीमोग्लोबिन होते हुए भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलने की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अभी तक हमने जितने कॉजेज डिस्कस करे हैं, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, चेस्ट वॉल से रिलेटेड कॉजेज, ये सारे बहुत ही ऑब्वियस कॉजेज है कि सांस लेने में अगर तकलीफ होगी तो हार्ट में, लंग्स में या चेस्ट वॉल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनल कॉजेज। एब्डोमिनल कॉजेज के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है कि इन रीजंस की वजह से भी हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आइए देखते हैं
सबसे पहला जो कॉज है वो है GERD। GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारा जो फूड पाइप होता है, जो हमारे खाने की नली होती है, वो जहाँ स्टमक में मिलती है, तो वहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है एक बंद, एक स्क्रू जैसा कुछ होता है जो कि वो यूजुअली बंद होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो वो ओपन होता है, हमारे सांस की नली से हमारे स्टमक में खाना जाता है, फिर वो ऊपर से बंद हो जाता है ताकि खाना वापस ऊपर ना आ सके। तो कई बार वो जो स्पिंक्टर होता है वो पूरी तरह बंद नहीं हो पाता है, तो जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स है, जो भी हमने खाया है, वो बार बार ऊपर आता है डकार के फॉर्म में, हिकअप्स के फॉर्म में। तो वो डकार के फॉर्म में बार बार ऊपर आता है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होती है और उसकी वजह से भी सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके सबसे कॉमन रीजंस है कि हम ज़्यादा कभी कुछ स्पाइसी खा ले, या फिर ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ले, या फिर स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ये काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। दूसरा, ये एज रिलेटेड भी होता है, उस स्पिंक्टर की विद एज कमज़ोर हो जाता है वो स्पिंक्टर, जिसकी वजह से GERD हो जाता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाता है। दूसरा, ये प्रेगनेंसी में भी काफ़ी कॉमनली देखा गया है। दूसरा रीज़न है असाइटिस। असाइटिस यानी कि हमारे पेट में किसी भी वजह से पानी भर जाना। लिवर, किडनी, हार्ट, इन सब के डिजीजेज में, या पेट का कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से हमारे पेट में कई बार पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से जो हमारे लंग्स है वो ऊपर की तरफ पुश होते हैं और वो फुल्ली एक्सपैंड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से अगेन हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। अब साइकोजेनिक कॉजेज। साइकोजेनिक कॉजेज यानी कि हमारे माइंड से रिलेटेड कॉजेज। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है या पैनिक अटैक्स होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, बेसिकली एंजाइटी या पैनिक अटैक में, या कोई भी सडन एक्यूट जो साइकोजेनिक कंडीशन होती है, उसमें हमारी बॉडी में एक एड्रिनलिन नाम का हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। तो ये एड्रिनलिन जब रिलीज होता है तो फिर ये हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है ये बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस का फूलना महसूस होता है। तो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में एड्रिनलिन की वजह से सांस फूलती है। फिर आता है एनाफिलैक्सिस। एनाफिलैक्सिस मतलब यानी कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन। कभी हम कुछ खा लेते हैं जिससे कि हमें एलर्जी है, जैसे कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होती है, तो अगर वो नट्स कंज्यूम कर लें तो फिर उनको अचानक से सांस फूलना शुरू हो जाती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, बॉडी में रैशेस आ जाते हैं। इस कंडीशन को हम एनाफिलैक्सिस बोलते हैं। कुछ लोगों को सी फूड से होता है, कुछ लोगों को प्रॉन्स से होता है, कुछ लोगों को किसी मेडिसिन से होता है। ऐसे किसी को भी किसी चीज़ से भी एनाफिलैक्सिस हो सकता है। तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा हार्ट रेट है, जो हमारा बीपी है, वो बहुत कम हो जाता है, और जो हमारे एयरवेज है, जो कि हमने देखा ट्रैकिया, ब्रोंकस, ये सारे जो एयरवेज है ये नैरो हो जाते हैं, ये स्पाज्म में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को थोड़ा आइडिया लगे कि ये सिर्फ छाती, हार्ट या लंग से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है। और अगर आपको बार बार या ज़्यादा टाइम तक ये प्रॉब्लम हो रही है तो फिर इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर ना करें, अपने नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट करें, उस प्रॉब्लम का कॉज पता लगाएं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट लें या अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।